सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं बाल विकास के अंतर्गत नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के अंतर्गत। साथियों, आज हम पढ़ेंगे नैतिक विकास, जो कि रीट एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। रीट प्री जो एग्ज़ाम आपकी रीट पात्रता परीक्षा, उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है नैतिक विकास, तो आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो लेक्चर्स में नैतिक विकास का मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल शब्द मोरे से बना है, जिसका अर्थ होता है शिष्टाचार। मॉरल शब्द है मोरे से मिलकर बना है, जिसका अर्थ शिष्टाचार होता है। नैतिक चरित्र व्यक्ति के गुणों का गत्यात्मक योग है। ये गुण व्यक्ति के आदर्शों, बाह्य व्यवहार और अभिवृत्तियों से संबंधित होते हैं। बालक के भीतर विभिन्न अवस्था अनुसार नैतिक आचरण देखा जाता है। सैमुअल स्माइल ने कहा है कि चरित्र आदतों का पुंज है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीट होने की संभावना बनी रहती है इस क्वेश्चन की। चरित्र आदतों का पुंज है, ये परिभाषा किसने दी? तो सैमुअल स्माइल्स ने दी। बोनहेम, जब हम सशक्त चरित्र की बात करते हैं तब हमारा तात्पर्य संकल्प या इच्छा शक्ति की सहायता से, सशक्तता से होता है। डम्बेल, चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में पाई जाती हैं। मैकडूगल के अनुसार जो परिभाषा है, चरित्र स्थायी भावों की एक व्यवस्था है। रोस मोदे ने बताया है, संगठित आत्म ही वास्तव में चरित्र है। करमाइकेल के अनुसार चरित्र गतिशील धारणा है, वह व्यक्ति के दृष्टिकोण व व्यवहार की विधियों का पूर्ण योग है। शेषवावस्था में नैतिक विकास किस प्रकार से होता है? तो शेषवावस्था में नैतिक विकास करमाइकेल महोदय ने बताया है कि व्यक्ति की चारित्रिक विकास जन्मजात कारकों व वातावरण कारकों के एकीकरण का परिणाम है। इस समय बालक में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, लेकिन वह माता पिता के पथ में नैतिकता का पालन करता है। तो शेष अवस्था होती है, उस समय बालक में है नैतिकता का अभाव पाया जाता है। 2 वर्ष का बालक अच्छे लड़के व बुरे लड़के में अंतर करना, 4 वर्ष का बालक अच्छे कार्य व बुरे कार्य में अंतर करना सीखता है। बाल्यावस्था में नैतिक विकास किस प्रकार से होता है? सर्वाधिक नैतिक विकास व नियमों का उल्लंघन करते हैं बाल्यावस्था में। जो बालक होते हैं सर्वाधिक जो नैतिक विकास नियम होते हैं उनका उल्लंघन करते हैं। स्ट्रेंग ने कहा है कि बालक में न्याय, विवेक व ईमानदारी के गुणों का विकास हो जाता है। नैतिक सापेक्षता की शुरुआत होती है। स्ट्रेंग ने कहा कि बालक में न्याय व विवेक व ईमानदारी के गुणों का विकास हो जाता है। झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों की आलोचना करना, ये सब बाल्यावस्था में पाए जाते हैं। बाल्यावस्था में बालक झूठ बोलता है, चोरी करना, दूसरों की आलोचना करना, जैसे नैतिक सापेक्षता की शुरुआत होती है। नैतिक विकास में शिक्षा, शिक्षक की भूमिका, जो नैतिक विकास है उसमें शिक्षा या शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो नंबर 1 है स्थायी भावों का विकास, नैतिक, धार्मिक व सामाजिक मूल्यों की शिक्षा, मूल प्रवृत्तियों व संवेगों का उचित प्रशिक्षण, अच्छी आदतों व उचित आदर्शों का विकास, नैतिक, धार्मिक व सामाजिक मूल्यों की शिक्षा, उदाहरण व आदर्श प्रस्तुत करना सबसे उपयुक्त, उदाहरण व आदर्श प्रस्तुत करना सबसे उपयुक्त है। महापुरुषों की जीवनियाँ, पाठ्य सहगामी व दिवसों का आयोजन करना। नोट, क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल्यावस्था में नैतिकता की सामान्य धारणाओं का विकास हो जाता है। नैतिक तर्कणा क्या होती है? नैतिक तर्कणा पूर्व किशोरावस्था 10 से 16 वर्ष, उसे नैतिक तर्कणा कहा जाता है। बावले महोदय के अनुसार आचरण आत्मनियंत्रण की शक्ति है। बावले व अन्य के अनुसार चरित्र के गुण व लक्षण विद्यालय कार्य व सामाजिक जीवन दोनों में प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है। अच्छे आचरण के क्या गुण होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे आचरण के गुण है आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता, निरंतरता, कर्मनिष्ठा, अंतःकरण की शुद्धता, उत्तरदायित्व की भावना। नैतिक विकास में व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है, अनेक बार पूछा गया है। व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए नैतिक विकास के लिए। हेमिंग ने अपनी पुस्तक है द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन मॉरल वैल्यूज में नैतिक विकास एक सतत प्रक्रिया माना है। नैतिक विकास क्या एक सतत प्रक्रिया है? किसने बोला? हेमिंग महोदय ने। उनकी पुस्तक का नाम है द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन मॉरल वैल्यूज। जॉन लॉक के अनुसार बालक नैतिक रूप से तटस्थ होता है, टेबुला रेसा।
बालक नैतिक रूप से तटस्थ होता है, जिसे टेबुला रेसा कहा जाता है। जॉन लॉक ने यह बताया है। रूसो के अनुसार बालक में जन्मजात शुद्धता होती है, वह अनैतिक व्यवहार वयस्कों के दोषपूर्ण व्यवहार से उत्पन्न होता है। बालक का जब जन्म होता है तो जन्मजात रूप से बालक है शुद्ध होता है, अनैतिक व्यवहार वयस्कों से सीखता है। संत ऑगस्टिन के अनुसार बच्चे संभवतः दोषी प्रवृत्ति के होते हैं। संत ऑगस्टिन ने कहा है कि बच्चे संभवतः दोषी प्रवृत्ति के होते हैं। किशोरावस्था में नैतिक विकास की यदि हम बात करें तो पेंक व हेविंग हर्ष महोदय ने बताया है किशोरावस्था में बालक नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है तथा इनके आधार पर अपने कार्यों का मूल्यांकन करता है। इसे नैतिक सापेक्षतावाद की अवस्था कहा जाता है। आदर्श व्यक्ति की कल्पना करना व उसके अनुसार बनने की कोशिश करना, दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने नैतिक मूल्यों की तुलना करना जैसे गुण है पाए जाते हैं। मेडिनिस किशोर धर्म की संकीर्णता को त्याग कर सहिष्णुता व मानव धर्म का समर्थन करता है। नैतिक संहिता का निर्माण, अधिकार व कर्तव्यों का नैतिकता को परिभाषित करना, अंतःकरण के आधार पर नैतिकता का पालन, धार्मिक रुचियों जैसे परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पाप इत्यादि में रुचियां लेना, किशोरावस्था में ये चीज़ें पाई जाती हैं। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? तो मूल प्रवृत्तियां बुद्धि, वंशानुक्रम, परिवार का प्रभाव, विद्यालय व शिक्षक का प्रभाव, सिनेमा व साहित्य का प्रभाव, साथी व समूह का प्रभाव। वेरी इंपॉर्टेंट कि साथी कैसे हैं, उनके मित्र कैसे हैं, मित्र मंडली है, उनके समूह है, उनसे भी प्रभावित होते हैं। संवेग, आदतें, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, स्थायी भाव, सेंटिमेंट। वैलेंटाइन, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति संवेगात्मक प्रवृत्तियों और भावनाओं की बहुत कुछ स्थायी और संगठित अवस्था को स्थायी भाव, सेंटिमेंट कहा जाता है। या देशभक्ति, नैतिक, धार्मिक, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, आत्मसम्मान सर्वोच्च स्थायी भाव होता है। यह अर्जित प्रवृत्ति होती है जो संवेगों को स्थायी संरचना स्थायी भाव कहलाती है। संवेगों की जो स्थायी संरचना होती है उसे कहा जाता है स्थायी भाव। आनंद या हर्ष, प्लेजर, स्वामित्व की भावना, पत्नी के प्रति स्थायी भाव, प्रेम, लस्ट, सेक्सुअलिटी, कामुकता, आनंद या हर्ष, प्लेजर। तो ये स्थायी भाव है कि पत्नी के प्रति स्वामित्व की भावना होना, प्रेम, आनंद या हर्ष, कामुकता। स्थायी भाव और संवेगों में अंतर। नोट, संवेगों के संग्रह मात्र को स्थायी भाव की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। जहाँ संवेग अस्थायी होते हैं साथियों, संवेग अस्थायी होते हैं और स्थायी भाव क्या है, स्थायी होते हैं। संवेगों में जहाँ किसी प्रकार की निर्णय क्षमता काम नहीं आती, वहाँ स्थायी भावों के निर्माण में बुद्धि अपनी पूरी भूमिका निभाती है। एक व्यक्ति के चरित्र की पहचान उसके स्थायी भाव की प्रकृति और उनके संगठन अथवा व्यवस्था के माध्यम से ही होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थायी भाव कौन कौन से देखिए। स्थायी भाव, देशभक्ति, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, आत्मसम्मान, ये क्या है, ये स्थायी भाव है। तो सबसे सर्वोच्च स्थायी भाव कौन सा एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे सर्वोच्च जो स्थायी भाव होता है वो तो होता है आत्मसम्मान। मास्टर सेंटिमेंट, सर्वोच्च स्थान दिया गया आत्मसम्मान को। इस स्थायी भाव के माध्यम से ही व्यक्ति अपने तथा अपने जीवन दर्शन के बारे में पूरी तरह से विचार बनाता है। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो स्थायी भाव है वो होता है आत्मसम्मान। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आत्मसम्मान क्या है, तो इस स्थायी भाव के माध्यम से ही व्यक्ति अपने तथा अपने जीवन दर्शन के बारे में पूरी तरह से विचार बनाता है। सामाजिक और नैतिक ढांचे के प्रति हमारी सभी तरह की प्रतिक्रियाएं और हमारे दृष्टिकोण इसी स्थायी भाव के द्वारा स्वीकृत होकर संचालित होते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मुझे रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, मैं एक प्राध्यापक हूँ, मुझे सड़क के किनारे खड़े होकर चाट इत्यादि नहीं खानी चाहिए। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, प्रतिपादक है लॉरेंस कोहलबर्ग। 1969 में ये सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग का जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान कार्य द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक स्तर अथवा अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिनमें 3 प्रकार के स्तर व 6 अवस्थाएं हैं। नैतिक विकास विशिष्ट से सामान्य होता है। इंपॉर्टेंट, नैतिक जो विकास होता है विशिष्ट से सामान्य होता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत, स्टेज थ्योरी कहा है। उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं को सार्वभौमिक माना। सार्वभौमिक से तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है। कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्थाओं से होकर ही गुजरेगा। नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं, इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। नैतिक विकास की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। नैतिक विकास तर्क शक्ति के आधार पर बालकों में
व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। नंबर 1 अवस्था है प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसका अन्य नाम है पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व औपचारिक स्तर, रूढ़िगत पूर्व अवस्था। इसका कार्यकाल होता है 4 से 10 वर्ष तक। इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। यह नैतिक चिंता का निचला स्तर है। इसमें बाहर से मिलने वाली सजा व उपहार का प्रभाव पड़ता है। इसमें 2 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज। ये जन्म से 2 वर्ष तक इसकी अवस्था रहती है। इस अवस्था में बालक का व्यवहार दंड पर आधारित होता है। उसी डर से वह अच्छा व्यवहार करता है, इसी के डर से, दंड के डर से। इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार मानते हैं। बच्चा सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए, अतः बालक नैतिकता का पालन आज्ञा व दंड के आधार पर करता है। नंबर 2 पर है सरल अहंकार की अवस्था या आंतरिक सापेक्ष अवस्था, सापेक्ष साधन उन्मुख अवस्था। ये जो अवस्था 3 से 6 वर्ष की आयु काल में रहती है। इसका अन्य नाम है व्यक्ति केंद्रित, स्व केंद्रित, सहायक उद्देश्य की अवस्था। इसमें बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। उसे लगता है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, अर्थात हम दूसरों की कोई इच्छा पूर्ण कर दे तो वह भी हमारी इच्छा पूरी करेगा। इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से, चोरी करने से होता है तो वह उस काम को करता है, ऐसे अनैतिक नहीं समझता। अर्थात इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत व दूसरों के अधिकारों को समझना, बाहरी सत्ता पर आधारित बराबरी का लेन देन होता है, पारस्परिक सहयोग व छल आधारित नैतिकता ये पाई जाती है इसमें। नंबर 2 है कन्वेंशनल स्टेज, अन्य नाम है परंपरागत स्तर, औपचारिक अवस्था, रूढ़िगत अवस्था। तो दूसरी जो अवस्था है कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज के बाद में ये 10 से 13 वर्ष के आयु काल में होती है। ये जो स्टेज है, ये अवस्था में, इस अवस्था में बच्चे का व्यवहार माता पिता व बड़ों के बनाए नियमों पर आधारित होता है। सर्वाधिक नैतिक विकास इसमें पाया जाता है। इसमें भी 2 अवस्थाएं हैं। इसकी जो उप अवस्थाएं 2 हैं, प्रशंसा की अवस्था, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था, नाइस बॉय एंड नाइस गर्ल स्टेज भी कहा जाता है, स्टेज और एप्रिसिएशन भी कहा जाता है इसको। इस अवस्था में बालक जो भी करता है वह प्रशंसा पाने के लिए करता है। इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है जिससे कि वह प्रशंसा प्राप्त कर सके। अतः इस स्थिति में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मापदंडों को अपनाते हैं जो उन्हें उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनाते हैं। सामाजिक, इसकी दूसरी अवस्था सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है। इस अवस्था में पहुंचकर वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहते हैं, अर्थात समाज के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए नैतिकता का पालन करता है। नंबर 3 पर है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज तीसरी स्टेज है। इसे उत्तर औपचारिक या उत्तर परंपरागत अवस्था भी कहा जाता है। रूढ़ि से ऊपर उठकर चिंतन, व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता तलाशना, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था भी इसे कहा जाता है। कार्यकाल इसका होता है साथियों 13 से 16 वर्ष। इस अवस्था की 2 उप अवस्थाएं हैं। पहली है सामाजिक समझौते की अवस्था 12 से 16 वर्ष। इस अवस्था तक आते आते वह समझने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्यक्ति व समाज के बीच का समझौता टूट जाता है। परंतु यह इस अवस्था में समझा जाता है कि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है। लोगों के कल्याण व बहुसंख्यक की इच्छा को महत्व देना। इसमें दूसरी अवस्था है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, आंतरिक विवेक की अवस्था 17 से 18 वर्ष इसका आयु काल में ये अवस्था होती है। अंतरात्मा के आधार पर निर्णय। इस अवस्था में व्यक्ति के अच्छे, बुरे, उचित, अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं एवं अपने बनाए गए नियमों पर चलता है। यह उच्चतर सामाजिक स्तर की अवस्था है साथियों। इसमें बालक तर्क व विवेक के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। नैतिक आचरण संज्ञानात्मक आधार पर होता है।
नोट, प्रमुख आलोचना। इसकी आलोचना कोलबर्ग के सिद्धांत की। कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया। कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक का नैतिक मूल्य, नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करना नैतिकता की अनुपस्थिति स्तर 1 दर्शाता है। बुक है द फिलोसॉफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत नैतिक दुविधाओं पर आधारित कहानियों से भरा पड़ा है। इन्होंने 45 संस्कृतियों का अध्ययन किया। कोलबर्ग ने संशोधन करके 5 अवस्थाएं दी जो वर्तमान में प्रचलित है। 1984 में 5 अवस्थाएं बताई थी। पूर्व नैतिक अवस्था, इसका कार्यकाल जन्म से 2 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा न तो नैतिक होता नहीं अनैतिक होता है। स्व केंद्रित अवस्था, इसका कार्यकाल 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक की सभी क्रियाएं स्व केंद्रित होती है। इसके लिए वह कार्य नैतिक होता है जो उसकी आवश्यकता इच्छाओं की पूर्ति करता है। नंबर 3 पर परंपरागत अवस्था, इसका कार्यकाल 6 से 12 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को ही नैतिकता का आधार मान लेता है। इस अवस्था में बालक का चरित्र निर्माण शुरू हो जाता है। नंबर 4 पर आधारहीन आत्मचेतनावस्था, इसका कार्यकाल 12 से 18 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा नैतिकता का आधार आदर्शवाद को मानता है, अर्थात वह खोखले सिद्धांतों को मानता है। इस अवस्था में किशोर की आत्मचेतना आधारहीन होती है, कल्पना का बाहुल्य पाया जाता है तथा किशोर आदर्शों की बातें करता हुआ सामाजिक परंपराओं के प्रति विद्रोह रुख अपनाने लगता है। नंबर 5 पर आधारयुक्त आत्मचेतनावस्था, इस अवस्था में नैतिकता का आधार यथार्थवादी होता है, अर्थात प्रौढ़ सिद्धांतों की नहीं बल्कि प्रायोगिकता की बातें करते हैं। अगला साथियों, कैरोल गिल्लिगन का नैतिक विकास का सिद्धांत। हम स्पीड से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि रीट एग्जाम में समय कम है। दूसरा, यदि हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो साथियों बहुत लंबा वीडियो बनेगा और कोर्स समय पर नहीं हो पाएगा। तो आप इनके नोट्स बना करके आसानी से इनको पढ़ सकते हो, समझ में आ जाएगा। सरल भाषा में लिखे गए नोट्स हैं तो आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। कैरोल गिल्लिन का नैतिक विकास का सिद्धांत। कैरोल गिल्लिन कोहलबर्ग के शिष्य थे। उन्होंने कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना की। कहा कि कोहलबर्ग का सिद्धांत केवल पुरुष रीति रिवाजों पर आधारित है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों में महिला जेंडर को स्थान नहीं दिया। हकीकत तो यह है कि महिलाओं में देखभाल का दृष्टिकोण पुरुषों से अलग कोटि का होता है। यह कहते हैं कि महिलाओं में नैतिक विकास पुरुषों की अपेक्षा जल्दी आता है तथा महिलाओं का नैतिक विकास अधिक होता है। इन्होंने अपने नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं। यह सिद्धांत महिला आधारित देखभाल व रिश्ते की विशेषता पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है साथियों। नंबर 1 है पूर्व पारंपरिक चरण। इसमें व्यक्ति स्वयं को केंद्र में रखता है, व्यक्तित्व पर केंद्रित है और वह सुनिश्चित कर रही है कि उसकी मूल जरूरतों को पूरा करने की क्षमता दूसरों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने की क्षमता पर प्राथमिकता लेती है। यदि वह नैतिक विकास के इस चरण में हर बार खुद को चुनती है, अर्थात इसमें व्यक्तिगत जरूरतों को दूसरों की जरूरतों पर प्रमुखता दी जाती है। नंबर 2 पर है पारंपरिक चरण। इस चरण में एक महिला पहचानती है कि आत्म बलिदान उसके जीवन में भलाई का स्रोत हो सकता है। वह अन्य लोगों की मदद करने की आवश्यकता को पहचानती है और उन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होने में नैतिक संतुष्टि पाती है। अपने स्वयं के अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वह दूसरों को सर्वोत्तम तरीके से जीवित रखने में मदद करने पर केंद्रित रहती है, अर्थात आत्म बलिदान के आधार पर दूसरों की देखभाल करना। नंबर 3 है प्रसव पारंपरिक चरण। इस चरण में एक महिला पहचानती है कि जरूरतों को औचित्य साबित करना समाप्त नहीं होता है, चाहे वह अपने अस्तित्व या दूसरों के अस्तित्व पर केंद्रित है। अहिंसा का एक सिद्धांत है जो इसके द्वारा किए गए हर निर्णय पर लागू होता है। वह खुद को चोट पहुंचाने या दूसरों को चोट पहुंचाने की इच्छा नहीं रखती है, जरूरतों को पूरा करने के वैकल्पिक तरीकों की तलाश में है ताकि हर कोई उसकी देखभाल के साथ आगे बढ़ सके। गिल्लिगन का सुझाव है कि 2 संक्रमण हैं जो देखभाल के नैतिकता के चरणों के दौरान भी होते हैं। पहला संक्रमण जो पूर्व पारंपरिक और पारंपरिक चरणों के मध्य होता है, एक महिला की नैतिकता को उस व्यक्ति से स्वार्थी बनाता है जो दूसरे की देखभाल करने की जिम्मेदारी साझा करता है। दूसरा संक्रमण जो पारंपरिक व प्रसव पारंपरिक चरणों के मध्य होता है, एक संक्रमण है जो एक महिला को सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। अपने आप के लिए और दूसरों के लिए जीवित रखने के तरीकों की तलाश करने की बजाय वह उन विकल्पों की तलाश शुरू करती है जो कुछ नैतिक स्थिरांकों के लिए सही रहने की आवश्यकता से प्रेरित है। गिल्लिगन का प्रस्ताव है कि एक महिला के लिए प्रत्येक चरण तक पहुंचने की कोई अनुमानित उम्र नहीं है। वह यह भी सुझाव देती है कि कुछ महिलाएं प्रसव पारंपरिक चरण तक कभी नहीं पहुंच सकती। वह जो सुझाव देती है वह यह है कि चरणों के माध्यम से आंदोलन संज्ञानात्मक क्षमता पर आधारित होता है और अंतर्निहित अनुभवों के बजाय किसी महिला की भावना में परिवर्तन होता है। तो गिल्लिगन के द्वारा दिया गया नैतिक विकास का सिद्धांत है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट साथियों, इसी चरण में जिन पियाजे का नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रत्येक एग्जाम में जहां पर साइकोलॉजी होती है जिन पियाजे का क्वेश्चन जरूर आता है।
पियाजे पियाजे ने नैतिक विकास संबंधी कार्य करना 1928 में शुरू कर दिया था, परंतु यह सिद्धांत 1932 में अपनी पुस्तक द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड में दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम है द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। 1932 में यह सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत में 2 अवस्थाएं बताई गई है। पहली है परायत अवस्था, कार्यकाल 2 से 8 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे की नैतिकता परिणाम की बजाय परिमाण मात्रा पर निर्भर है। इस नैतिकता के अंतर्गत बच्चा प्राधिकार, बाह्य सत्ता, वयस्क के दंड, आज्ञा विधान आदि के द्वारा संचालित है। इस अवस्था में बच्चा अपनी नैतिकता को अपने वयस्कों से प्राप्त करता है। इस अवस्था में बच्चा मानता है कि नैतिकता के नियम अटल, अपरिवर्तनशील, असंशोधनीय होते हैं। स्वायत्त नैतिकता अवस्था, कार्यकाल 9 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे की नैतिकता परिमाण की बजाय परिणाम पर निर्भर है। यह नैतिकता प्राधिकार से नहीं बल्कि स्वाधिकार से संचालित है। यह नैतिकता पीयर ग्रुप, साथी समूह से प्राप्त की जाती है। इस अवस्था में नैतिकता के नियमों को संशोधनीय, परिवर्तनीय, अस्थायी की प्रकृति का माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इन्हीं अवस्थाओं का विश्लेषण करके इसकी 4 अवस्थाएं बताई है। पहली है अनियमित या अनामी चरण, जन्म से 5 वर्ष तक। कानून रहित चरण, अर्थात जो कानून को महत्व नहीं देता है। इस अवस्था में बालक न तो नैतिक होता नहीं अनैतिक, अर्थात उसका व्यवहार नैतिक स्तर से नियमित नहीं होता है। खुशी और दुख उसके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, अर्थात प्राकृतिक परिणामों पर अनुशासन। नंबर 2 है विषम जातीय अधिकार, अधिकारी परायतता, हेटेरोनोमी चरण जिसे कहा जाता है 5 से 8 वर्ष की अवस्था में होता है। इस चरण में नैतिकता प्रोडो के दबाव के फलस्वरूप आती है। नैतिक दबाव की अवस्था नैतिक विकास का नियंत्रण बाह्य अधिकार तथा पुरस्कार और दंड के द्वारा होता है। कृत्रिम परिणामों का अनुशासन। नंबर 3 विषम जातीय परस्परता, अनन्य परायतता या हेटेरोनोमी, पारस्परिक आदान प्रदान 8 से 13 वर्ष के आयुकाल में होता है। इस अवस्था में नैतिक विकास का समकक्ष तथा सहपाठियों के सहयोग से होता है और परस्परता पर निर्भर होता है। हम दूसरों के साथ वह नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए अपमानजनक हो। नैतिक समानता की अवस्था। नंबर 4 स्वशासित स्वायत्तता किशोरावस्था, हेटेरोनोमी 13 से 18 वर्ष के आयुकाल में होता है। पियाजे इस समान अवस्था नैतिक सापेक्षता की अवस्था कहता है। जब परस्परता की मांग समान हो जाती है तो इस अवस्था में व्यक्ति अपने व्यवहार के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। अंतरात्मा से नैतिकता संचालित होती है, अर्थात नैतिक व्यक्ति व्यवहार के लिए स्वयं जिम्मेदार है। अगला साथियों हेविंगहर्स्ट के अनुसार नैतिक विकास। हेविंगहर्स्ट मॉडल का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसकी 5 अवस्थाएं बताई गई है। पहली अवस्था नैतिक निरपेक्ष, ए मॉरल स्टेज 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसकी आयुकाल में अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। दूसरी आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड 2 से 6 वर्ष के आयुकाल में होता है। स्वयं के हितों के बारे में सोचता है। नंबर 3 है परंपरानुकूल अवस्था, कन्वेंशनल जो स्टेज है 7 से 12 वर्ष, समाज द्वारा स्वीकृत मान्यताओं के अनुसार व्यवहार। नंबर 4 है विवेकहीन सचेत अवस्था, ये 13 से 16 वर्ष के काल में था। भावात्मक आधार पर पालन करना। नंबर 5 पर है विवेकशील परोपकारी अवस्था, नैतिक विकास की उच्चतम अवस्था है। भावनाओं की अपेक्षा मौलिक स्तर की पालना इसमें होती है। नैतिक विकास की विमाएं संवेगात्मक भाव। नंबर 2 पर है व्यवहार या परिणाम। नंबर 3 संज्ञान या समझ। नैतिक विकास के सिद्धांतों की बात करें तो पहला सिद्धांत साथियों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्राइड का है। नैतिक विकास सुपर ईगो के कारण होता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बांडोरा ने दिया है। इन्होंने बताया कि नैतिक विकास का आधार प्रेक्षण होता है, दूसरों को देखकर सीखते हैं। नंबर 3 पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिन पियाजे का है। संवेगात्मक विकास, संवेग इमोशन लैटिन भाषा के इमोवेरे शब्द से बना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। संवेग इमोशन जो है लैटिन भाषा के इमोवेरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। संवेग व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसकी शारीरिक स्थिति परिवर्तित होती है तथा वह उत्तेजना महसूस करता है। संवेग और भावना एक ही शब्द नहीं है, बल्कि शरीर में उत्पन्न भावनाओं की अभिव्यक्ति संवेग कहलाती है। शरीर में उत्पन्न जो भावनाएं होती है उनकी अभिव्यक्ति संवेग कहलाती है। गेट्स वान्य के अनुसार संवेगात्मक व्यवहार का विकास बच्चे की अभिवृद्धि के अन्य पहलुओं के अनुरूप और अंतः संबंधित होते हैं। गेल्डोर्ड ने कहा है कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है इंपॉर्टेंट। जे.एस. रॉय ने कहा है कि संवेग चेतना की अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है। जर्सल्ड ने कहा है कि किसी आवेग के उत्पन्न होने से उत्तेजित हो जाने तथा भड़क जाने की अवस्था संवेग कहलाती है। क्रोएन क्रो ने कहा है कि संवेग भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक उत्तेजना पूर्ण अवस्था तथा आंतरिक संयोजन के साथ जुड़ी होती है। जेम्स ड्रेवन ने कहा है कि संवेग शरीर की जटिल अवस्था है जिसमें सांस लेने, नाड़ी तंत्र, नाड़ी गति, ग्रंथिल उत्तेजना, मानसिक दशा, अवरोध आदि की अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा उसी के अनुसार मांसपेशियां व्यवहार करने लगती है। तो साथियों आज
का ये वीडियो लेक्चर आपको यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो घंटी का निशान है उसे प्रेस करना आपको, ताकि आपको जो भी नए वीडियो है आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं, इतना शानदार कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, बहुत सी एनर्जी वेस्ट होती है, बहुत कुछ करना पड़ता है साथियों। कंटेंट बहुत शानदार तब बनता है, इसलिए बहुत मेहनत लगती है। तो साथियों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी बिल्कुल सहयोग हमें चाहिए। सहयोग के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से अधिक सब्सक्राइब करवाइए चैनल का, क्योंकि आपका अपना चैनल है। संवेगों की उत्पत्ति। वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने संवेगों की उत्पत्ति को जन्मजात कहा है। उन्होंने कहा है कि बच्चे में जन्म के समय 3 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। इंपॉर्टेंट, किसने कहा है? वाटसन के अनुसार जन्म के समय बच्चे में 3 संवेग, भय, क्रोध और प्रेम पाया जाता है, लेकिन वास्तव में संवेग जन्मजात नहीं है। संवेगों की उत्पत्ति अभिव्यक्ति जन्म के 2 सप्ताह बाद मानी गई है। वाटसन के सिद्धांत का सेरमन नामक मनोवैज्ञानिक ने खंडन किया है और कहा है कि संवेग जन्म के बाद प्रकट होते हैं। गेट्स नामक मनोवैज्ञानिक ने संवेगों की संख्या 5 बताई है, भय, क्रोध, प्रेम, दया, काम। गेट्स नामक विद्वान ने बताया कि 5 संवेग पाए जाते हैं जन्म के समय बालक में। विशेषताएं देखिए, संवेगों की क्या विशेषताएं होती है? इंपॉर्टेंट है। संवेगों की विशेषताओं में पहला है कि संवेग व्यक्ति की आपातकाल स्थितियों अथवा आकस्मिक परिस्थितियों में सुरक्षा करते हैं। नंबर 2, संवेग को अंतःप्रेक्षण द्वारा प्राप्त करते हैं। नंबर 3, संवेग तीव्र होते हैं। नंबर 4, संवेग सार्वभौमिक व्यापक प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं। नंबर 5, ये सुखात्मक व दुखात्मक दोनों प्रकृति के होते हैं, जैसे प्रेम, आमोद, सुखदायक, क्रोध, दुखदायक। नंबर 6, संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। नोट, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति व 14 ही संवेग बताए हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना इसको। मैकडूगल महोदय ने 14 तो मूल प्रवृत्ति व 14 संवेग बताए हैं। संवेग अंतर्मुखी होते हैं। भावना संवेग का दिल होती है, जो भावना है संवेगों का दिल होती है। बुद्धि, कल्पना, तर्क का संवेगों से निषेधात्मक संबंध होता है। नोट, जन्म के समय केवल आवेश होता है, जिससे सामान्य प्रतिक्रिया होती है तथा उसमें उत्तेजना पैदा होती है। जन्म के समय केवल आवेश होता है। शेषावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है? तो शेषावस्था में संवेगात्मक विकास नंबर 1, संवेग अस्थायी होते हैं, आरंभ में ही तीव्र व धीरे धीरे मंद होते जाते हैं। हर लोग ने कहा है कि संवेगों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। संवेगों की हिंसात्मक अभिव्यक्ति रोना, चिल्लाना, काट लेना। ब्रिजेज का संवेग वर्गीकरण सर्वमान्य सिद्धांत या प्रसिद्ध सिद्धांत है। ब्रिजेज महोदय ने बताया संवेगों के बारे में। ब्रिजेज के अनुसार बच्चे में जन्म के समय संवेगों का अभाव होता है, किसी प्रकार के संवेग नहीं पाए जाते हैं। इसमें केवल उत्तेजना, कष्ट व बेचैनी का अनुभव करता है। इसके पश्चात 2 वर्ष में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ब्रिजेज महोदय ने कहा है कि जन्म के समय किसी प्रकार के संवेग नहीं पाए जाते हैं। 2 वर्ष की आयु काल में बालक में सभी संवेग हैं वह पाए जाते हैं, उनका विकास हो जाता है। जन्म के समय केवल उत्तेजना पाई जाती है। 3 माह में कष्ट, व्यथा, आनंद। 6 माह में प्रेम, भय, क्रोध, घृणा। 12 माह में उल्लास, अनुराग। 18 माह में ईर्ष्या, क्रोध। 24 माह में आनंद, खुशी, हर्ष। नोट, ब्रिजेज के अनुसार कुल संवेगों की संख्या विलियम मैकडूगल में ऋणात्मक संवेगों का प्रतिशत 60% ज़्यादा होता है। समुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। क्षणिक संवेगों की अवस्था। जोन्स ने कहा है कि 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता, पर 13 वर्ष का बालक अंधेरे, पशु, अकेले से डरता है, क्योंकि पहले भय का विकास नहीं हुआ। शानदार। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से? तो संवेग स्थिर व निश्चित हो जाते हैं। बहाने बनाना, स्थायी भावों का विकास करना, उस समय में संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। शेषावस्था की अपेक्षा यहाँ संवेगों की तीव्रता कम हो जाती है। बालक में संवेगात्मक विकास में समूह एवं समाज, विद्यालय व शिक्षक का योगदान होता है। उस समय बालक का शिक्षक व विद्यालय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। उपनाम से पुकारना अच्छा नहीं लगता, चूमा जाना पसंद नहीं होता है। जो छोटे बच्चों जैसे चूमते हैं, किस करते हैं, तो वो उसे पसंद नहीं होता है। बाल्यावस्था में संवेगों पर बालक नियंत्रण सीख जाता है। यहाँ संवेगों में स्पष्टता दिखाई देने लगती है। मुख्य संवेग क्रोध, भय, ईर्ष्या, उत्सुकता, हर्ष, दुख, अनुराग। बालक के संवेगों में शिष्टता आ जाती है तथा दमन करने की क्षमता आ जाती है। निराशा और असहायपन की भावना आ जाती है। एलिस क्रो ने कहा है कि बालक सामान्य रूप से प्रसन्न रहता है और दूसरे के प्रति उसका विद्वेष अस्थायी होता है। कुरैन क्रो ने कहा कि संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। किशोरावस्था में देखिए साथियों, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है? तो रोस महोदय की परिभाषा है, किशोर का संवेगात्मक जीवन उग्र होता है, कभी जोश, कभी उदासी, कभी स्वीकारात्मक, कभी नकारात्मक व्यवहार दिखाई देगा। कोलोब्रुस ने कहा कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य लक्षण संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। संवेगात्मक विकास जटिल होता है। अमूर्त संवेग, संवेगों की चरम सीमा, संवेग अनुभव करने की योग्यता, संवेगात्मक अनुभवों में वास्तविकता। संवेग सर्वाधिक अस्थिर हो जाते तथा अनियंत्रित हो जाते हैं। संवेगों में आंधी व तूफान की अवस्था, आत्महत्या, उत्तेजना की स्थिति। B.N. झा, काम नामक संवेग किशोरावस्था पर असाधारण प्रभाव डालता है। प्रमुख संवेग काम, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, दया आदि।
नंबर 5 है शारीरिक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव संवेगों पर पड़ता है। नंबर 1 है दमन, अवांछित संवेगों पर दंड व कठोर नियंत्रण का प्रयोग करना। मानसिक व्यक्तता, शारीरिक व मानसिक रूप से व्यस्त रखना। मार्गांतरीकरण, संवेगों की प्रवृत्ति व दिशा को बदल देना। संवेगों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देना। संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधियाँ। संवेग उनको प्रशिक्षित करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं? रेचन, मानसिक व शारीरिक। मानसिक शक्तियों का व्यय किया जाता है। उदाहरण, दिवा स्वप्न दिखाकर क्रोध भय होने पर। शारीरिक शक्तियों का व्यय करके मन में भरे संवेगों को शक्ति पाना। खेल के मैदान में जोर से चिल्लाना। इन दोनों प्रक्रियाओं में संवेग पैदा हो जाता है तथा यहाँ उसके संवेगों की अभिव्यक्ति इन क्रियाओं से होती है। परिश्रमीकरण, इस स्थिति में बच्चे के संवेग उत्पन्न होने से पूर्व ही उसके मनपसंद कार्य में व्यस्त रखा जाता है, जैसे किताब पढ़ना। संवेगात्मक अनुभव में वास्तविकता। नोट, विनीफ्रेड वी रिचमोंड के अनुसार बेचैनी, बदली हुई मनस्थिति, दिवा स्वप्न, आत्मधारणा व आत्मग्रह लड़कियों में ज़्यादा होती है। संवेगों में अयुक्त या संगतता। संवेगात्मक समस्याएं कौन कौन सी? वेरी इंपॉर्टेंट। संवेगात्मक समस्या है हकलाना, तुतलाना। संवेगों का तीव्र प्रभाव है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हकलाता है, तुतलाता है, तो उसमें क्या है कि संवेगों का तीव्र प्रभाव होता है, जिस कारण से उसका हकलाना या तुतलाना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पलायन करना, भाग जाना। शर्मिलापन, बिस्तर गीला करना। अंगूठा चूसना, नाखून चूसना। वाम हस्तता, मतलब कि बाएं हाथ से लिखना। संवेगों के सिद्धांत। स्पिट्ज़मोदय है, संवेग जन्म से विद्यमान नहीं होते, मानव व्यक्तित्व के किसी भी अंग के समान उनका विकास होता है। जेम्स लॉज का सिद्धांत है। संवेग संबंधी जेम्स लॉज का सिद्धांत दो मनोवैज्ञानिकों के पृथक एवं स्वतंत्र प्रयासों का परिणाम है। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स एंड डेनमार्क के दैहिक मनोवैज्ञानिक लॉज ने स्वतंत्र रूप से अलग अलग दो कार्य करते हुए सन 1884-85 में अपने अपने संवेग विषयक सिद्धांत प्रस्तुत किए। संयोगवश दोनों विद्वानों ने लगभग एक ही विचारों का प्रतिपादन किया था। इसी कारण उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए निष्कर्षों को संयुक्त रूप से जेम्स लॉज सिद्धांत का नाम दिया गया है। जेम्स लॉज का सिद्धांत, तो दो विद्वान हैं, उन्होंने अपना पृथक पृथक सिद्धांत दिया जिसको जेम्स लॉज का सिद्धांत कहा जाता है। संवेगों के संबंध में एक सामान्य सिद्धांत या विचारधारा प्रचलित है, जिसके अनुसार सर्वप्रथम संवेगात्मक अनुभूति होती है और उसके बाद संवेगात्मक व्यवहार होता है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी उत्तेजना के संपर्क में आने वाला व्यक्ति पहले किसी परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है, तब उसके अंदर मानसिक परिवर्तन होते हैं जो शारीरिक परिवर्तनों को जन्म देते हैं और इस प्रकार वह कोई कार्य व्यवहार करता है। जैसे बहुत दिनों बाद एक माँ अपने बेटे को देखती है, जिससे उसके अंदर मानसिक परिवर्तन आता है और वात्सल्य का संवेग जन्म लेता है। यह वात्सल्य को संवेग प्यार, दुलार और आलिंगन जैसी शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्त होता है। इस सिद्धांत को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है: व्यक्ति की उत्तेजना से संपर्क, परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक अनुभूति, शारीरिक परिवर्तन एवं क्रियाएं। कैनन बोर्ड का सिद्धांत, साथियों इंपॉर्टेंट, कैनन और उसके सहयोगी बोर्ड ने जेम्स लॉज सिद्धांत के विरुद्ध अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे कैनन बोर्ड का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं में हाइपोथैलेमस का स्राव प्रमुख कार्य करता है। अतः इस हाइपोथैलेमस सिद्धांत या आकस्मिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव मस्तिष्क में संवेगात्मक अनुभूति का केंद्र बृहद मस्तिष्क है। संवेगात्मक अभिव्यक्ति का केंद्र अंतर मस्तिष्क है। इसके दो मुख्य भाग है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि समस्त संवेगों का केंद्र है तथा इसका स्राव संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं में मुख्य रूप से कार्य करती है। संवेग की क्रिया के समय सर्वप्रथम तो संवेगात्मक परिस्थिति का प्रतिक्षण होता है, जिसके कारण हाइपोथैलेमस उत्तेजित हो उठता है। अतः सबसे पहले आदेश या संवेग हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है। इसके बाद यह एक साथ ही वृद्ध मस्तिष्क के कोक्स तथा आंतरिक अंगों की मांसपेशियों में जाता है। परिणाम स्वरूप संवेगात्मक अनुभूति तथा संवेगात्मक व्यवहार एक साथ दिखाई देते हैं। वस्तुतः कैनन बोर्ड सिद्धांत की अवधारणा के अनुसार संवेगात्मक अनुभूति तथा संवेगात्मक व्यवहार दोनों की उत्पत्ति एक साथ ही एक परस्पर स्वतंत्र रूप से होती है। मौलिक संवेगों का सिद्धांत प्रतिपादक है वॉटसन। वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक संवेगों का सिद्धांत इसके प्रतिपादक है वॉटसन। मॉडेस के अनुसार 3 संवेग मौलिक होते हैं: भय, प्रेम, क्रोध। संवेगों का द्विकारण का सिद्धांत स्टेनलेस सेचटर ने दिया है। संज्ञान व उत्तेजना 2 कारक होते हैं। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत लेजारस विद्वान ने कहा कि संवेगों का आधार अलग अलग तरह की सूचनाओं का संकलन है। ब्रिजेज ने कहा कि जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, 2 वर्ष तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन, इसको याद रख लेना एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिजेज ने कहा कि जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है। वाटसन ने कहा है कि जन्म के समय 3 संवेग होते हैं: भय, प्रेम और क्रोध। वेरी इंपॉर्टेंट। संवेग संक्रियाकरण सिद्धांत है। लिंडसले ने कहा है कि संवेग प्रमस्तिष्क से वल्लक के संक्रियकरण स्तर पर निर्भर करता है। संवेगों का नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस ग्रंथि है।
संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि हम बात करें तो जर्शिल मोदी ने कहा कि परिवार के लिए विद्यालय दूसरा कारक है जो भावनाओं पर प्रभाव डालता है, विद्यालय का वातावरण और अध्यापक। नंबर 2 थकान, अभिलाषा का पूरा न होना। तीसरा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास। चौथा सिनेमा। पांचवा लिंग का प्रभाव। लिंग का प्रभाव मतलब कि कौन से जेंडर है, पुरुष या महिला। नंबर 6 सामाजिक विकास का प्रभाव। नंबर 7 परिवार का प्रभाव। नंबर 8 पालन पोषण की विधि का प्रभाव। 9 है निर्धनता। 10वां बुद्धि। मेल्टजर ने लिखा है कि सामान्य रूप से अपनी ही उम्र के कुशाग्र बालकों की अपेक्षा निम्न स्तर बुद्धि के बालकों में कम संवेगात्मक संयम पाया जाता है। संवेगों का महत्व की यदि बात करें तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन को संतुलित बनाते हैं। चरित्र निर्माण में, भाषा विकास में, अभिव्यक्ति निर्माण में, अधिगम अभिप्रेरणा निर्माण में संवेगों का विशेष महत्व होता है। विशेष तत्व जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मैकडूगल संवेग मूल प्रवृत्ति का हृदय है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना, संवेग मूल प्रवृत्ति का हृदय है। किम्बल यंग ने कहा है कि संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक व शारीरिक दशा है। इंपॉर्टेंट संवेगिक भाव शांति। उत्तर बाल्यावस्था दमित संवेगों की अभिव्यक्ति होती है। इसमें संवेगिक भाव शांति दमित संवेगों की अभिव्यक्ति उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। कॉल महोदय ने कहा है संवेगात्मक परिपक्वता की प्रमुख कसौटी, संवेगात्मक परिपक्वता की प्रमुख कसौटी तनाव सहन करने की योग्यता है। 2 से 5 वर्ष में संवेग स्वाभाविक होते हैं। संवेगिक विवेचन संवेगिक गुठन व शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया संवेगिक विवेचन कहलाती है। सकारात्मक संवेग खुशी, परानुभूति, आशावादी, आभार आदि है। संवेग सकारात्मक संवेग इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक संवेग कौन से होते हैं? खुशी, परानुभूति, आशावादी, आभार। नकारात्मक संवेग भय, क्रोध, दुश्चिंता। संवेगों के नियमन में केंद्रीय तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की भूमिका निभाते हैं। मस्तिष्क बायां गोलार्ध सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है, दायां गोलार्ध नकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है। इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, मस्तिष्क के 2 भाग, बायां गोलार्ध बायां भाग है सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है, दायां भाग है नकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट साथियों, भाषा का विकास। स्वीट के अनुसार भाषा ध्वनि द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। भाषा विकास के प्रमुख चरण। सुनकर भाषा को समझना 6 से 7 माह का बालक है। ध्वनि पैदा करके बोलना 8 से 9 माह की आयु में। अक्षरों को पहचानना व शब्द वाक्य निर्माण 2 से 3 वर्ष का बालक कर सकता है। इस चीज़ को अक्षरों को पहचानना, शब्द वाक्य का निर्माण करना, लिखना 4 वर्ष में शुरू कर देता है। भाषा विकास शब्द भंडार स्मिथ के अनुसार 10 महीने का बच्चा पहला सार्थक शब्द बोलता है। 1 वर्ष का बच्चा 3 से 5 शब्द बोलता है। 2 वर्ष का बच्चा 100 से 200 शब्द बोलता है। 2 शब्दों की अवस्था में प्रवेश वाक्य बनाना सीख जाता है। नोट ट्रिक शब्दावली 18 से 24 माह वे शब्द जो माता पिता के आग्रह पर बालक बोलता है, जैसे दूध, पानी, खाना। तो ट्रिक शब्दावली 18 से 24 माह के अंदर है, शुरू हो जाती है, सीख जाता है बालक। 3 वर्ष का बच्चा 896 शब्द बोलता है। 3 से 4 वर्ष के मध्य शिष्टाचार शब्दावली का विकास, जैसे नमस्कार, धन्यवाद। 4 वर्ष का बालक 1540 शब्द, समय, संख्या शब्दावली। 5 वर्ष का बच्चा 2072 शब्द बोलता है, समय शब्दावली का विकास हो जाता है। मुद्रा, रंग शब्दावली 4 से 5 वर्ष का बच्चा। 6 वर्ष का बच्चा है 2562 शब्द बोलता है, गुप्त शब्दावली का विकास यहाँ पर हो जाता है। 16 वर्ष का बच्चा है 11700 शब्द उसका भंडार होता है। 18 वर्ष का बच्चा है 15000 से 19000 शब्दों का भंडार उसके पास हो जाता है। टर्मन के अनुसार 8 वर्ष का बच्चा है 3600 शब्द बोलता है। 10 वर्ष का बच्चा है 5400 शब्द। 12 वर्ष का बच्चा 7200 शब्द है। शिशोर के अनुसार 4 वर्ष का बालक है 5600 शब्द है। 5 वर्ष का बालक है 9600 शब्द है। 6 वर्ष का है 14700 शब्द है। 8 वर्ष का है 26300 शब्द है। 10 वर्ष का है 34300 शब्द है। शब्दावली 18 माह का बालक है 10 शब्द बोलता है। 24 माह का बालक है 29 शब्द बोलता है। 3 वर्ष का बालक 200 से 300 शब्द बोलता है। स्कूल प्रारंभ होने पर 2000 से 24000 शब्द है। कक्षा 6 में 50000 शब्द बोलता है। 9 10वीं में 80000 शब्द बोलता है। थॉमसन व लिप्सेट के अनुसार जन्म के समय 0-18 से 1.5 वर्ष का बालक है 10 शब्द बोलता है। 2 वर्ष का बच्चा 272 शब्द है। 2.5 वर्ष का बच्चा 450 शब्द है। 3 वर्ष का बच्चा 1000 शब्द है। 3.5 वर्ष का बच्चा 1250 शब्द है। 4 वर्ष का बच्चा 1600 शब्द है। 4.5 वर्ष का बच्चा 1900 शब्द है। 5 वर्ष का बालक 2100 शब्द है। कक्षा 6 में पढ़ने वाला बालक 50000 शब्द। हाई स्कूल में पढ़ने वाला 80000 शब्द। बालकों की तुलना में बालिकाओं का शब्द भंडार अधिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन साथियों, बालकों की तुलना में बालिकाओं का शब्द भंडार अधिक होता है। इनके पास शब्दों की संख्या अधिक होती है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि हम बात करेंगे, भाषा का विकास उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य या बुद्धि प्रभावित करती है, शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है, अभिप्रेरणा प्रभावित करती है। लिंग का प्रभाव लड़कियों में पहले होता है। शब्दों का या भाषा का विकास लड़कियों में पहला होता है। लड़कियां बोलना, पढ़ना, लिखना पहले सीखती है बालकों की अपेक्षा। जन्म क्रम का भी प्रभाव होता है इसमें।
वाक विकार जैसे तुतलाना, हकलाना, अस्पष्ट उच्चारण, स है करना, संकुल ध्वनि, तीव्र अव्यवस्थित। भाषा सीखने के साधन है अनुकरण करके सीखना, कहानी सुनाना, प्रश्नोत्तर करना, खेल, वार्तालाप। भाषा का विकास क्रंदन, प्रारंभिक रूप, हाव भाव। भाषा विकास की पहली अवस्था है क्रंदन, क्रंदन करना, रोना। प्रारंभिक रूप, हाव भाव, बलबलाना। भाषा विकास की दूसरी अवस्था है तीसरी रूपिम, मॉर्फिम्स। किसी भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है स्वप्निम, फोनेम्स। किसी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। सबसे पहले भाषा का विकास क्रंदन से होता है, फिर बलबलाना, फिर रूपिम, फिर स्वप्निम। व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा विकास आश्चर्य, अनुकरण व पुनर्बलन पर आधारित है। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने कहा है कि भाषा का विकास साहचर्य, अनुकरण व पुनर्बलन पर आधारित होती है। विचार एवं भाषा, जिन प्याजे ने कहा कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु यह इससे पहले भी उत्पन्न होती है। भाषा चिंतन के वाहकों में से एक है। भाषा की समझ के लिए चिंतन आवश्यक है। चिंतन व भाषा में निकटवर्ती संबंध है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं चिंतन के साधनों में। भाषा केवल एक साधन, भाषा को समझने के लिए चिंतन आधारभूत आवश्यक तत्व है। बुरंदर मोदी ने कहा कि विचार, आंतरिक भाषा और संरक्षण पर स्वामित्व व अन्य सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए भाषा को अपेक्षा भाषा वाक्य रचना नियमों का प्रयोग किया जा सकता है। बेंजामिन वॉर्फ ने कहा कि भाषा विचार के अंतर्वस्तु का निर्धारण काफ़ी है। यह सिद्धांत भाषा सापेक्षता प्रावल्कल्पना कहलाता है। व्यक्ति क्या वह किस प्रकार से सोच सकता है, इसका निर्धारण प्रयुक्त भाषा व भाषा वर्ग पर निर्भर करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के अनुसार है 2 वर्ष तक ही भाषा का विचार मिल जाते हैं। बालक में विचार व भाषा का विकास अलग अलग होता है। भाषा व चिंतन की उत्पत्ति अलग अलग होती है। यह विकास समानांतर व विभिन्न चरणों में होता है। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर्स। कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों से अधिक सब्सक्राइब करवाइए। हमारा कंटेंट आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ लिखा गया है, बहुत ही क्वालिटी के साथ इसको बनाया गया है। काफ़ी समय लगता है, मेहनत लगती है साथियों क्वालिटी कंटेंट प्रस्तुत करने में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो लेक्चर्स पसंद आया होगा। तो साथियों, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बिल्कुल मुफ्त रहता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते हो, किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।